देखो पहली बात तो इस प्रिंसिपल इंश्योरेंस में भी पढ़े हैं हमने, इस प्रिंसिपल की स्पेलिंग PLE है इंश्योरेंस में भी, और यहाँ पर भी PAL नहीं है। PAL स्कूल का प्रिंसिपल या मोस्ट इंपॉर्टेंट वहाँ पे प्रिंसिपल आता है, प्रिंसिपल बुक, कैश बुक इज द प्रिंसिपल बुक, वहाँ पे PAL है। और स्कूल का प्रिंसिपल में भी PAL है, लेकिन इंश्योरेंस के प्रिंसिपल और ये जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, इन्हें इसमें PLE लिखते हैं। ठीक है। एक टर्म यूज हो रहा है गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। जितने भी अकाउंटिंग से रिलेटेड बॉडीज हैं, उन्होंने मिलकर कुछ ऐसे रूल्स बनाए हैं जिनको आपको अकाउंटिंग करते वक्त फॉलो करना पड़ता है, ताकि सब एक जैसी अकाउंटिंग करें और अकाउंटिंग के रूल्स यूनिफॉर्म हो, लोगों को सब एक दूसरे को जो अकाउंटिंग दूसरे ने की हो वो समझ आए। ठीक है। तो ऐसा एक्चुअली जो गैप है वो तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तो एजम्पशंस है, एक प्रिंसिपल्स है, और तीसरा कॉन्सेप्ट्स है। लेकिन हमारे सिलेबस को इतना एलेबोरेट ना करते हुए इन्होंने, जो हमारी एनसीईआरटी ने क्या किया है या सीबीएसई ने क्या किया है, सबको ही कॉन्सेप्ट बोल दिया है। हमारे सिलेबस से प्रिंसिपल का टर्म हटा दिया गया है और इन सबको ही कॉन्सेप्ट बोल दिया गया है। एजम्पशन क्या है ये सब हमें नहीं बता रहे हैं वो। ठीक है। अब एक एक करके मैं जल्दी जल्दी सारे क्या कहते हैं प्रिंसिपल डिस्कस कर देता हूं। सबसे पहला है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट से हम अकाउंटिंग करते ही हैं, आपको बताया गया है। ये कहता है कि अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस एक अलग यूनिट है, उसका ओनर एक अलग यूनिट है। आपको जितनी भी अकाउंटिंग करनी है वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है, आपको ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करनी। बिजनेस क्या खरीद रहा है, बिजनेस क्या बेच रहा है, ओनर क्या कर रहा है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है पर्सनली। लेकिन अगर ओनर बिजनेस के साथ कोई ट्रांजेक्शन करता है तो उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। हम इवन ओनर का दिए हुए पैसे को बिजनेस पर उधार मानते हैं। हम कहते हैं एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज के साथ रखते हैं कैपिटल को। लाइबिलिटीज क्या है, जो मैंने दूसरों को पे करना है, और कैपिटल क्या है, जो मैंने ओनर को पे करना है। तो कैपिटल को भी मैं लायबिलिटी की तरह ट्रीट करता हूं, क्योंकि ये मान के चलता हूं कि ओनर भी एक आउटसाइडर है। ये सिर्फ अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जा रहा है, रियल लाइफ में नहीं, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। लीगल में हमने पढ़ा है बिजनेस स्टडीज में कि कोऑपरेटिव सोसाइटी और ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, बाकी तीनों में सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में, सुपरवाइजरशिप में बिजनेस की और फर्म और ओनर की एंटिटी अलग अलग नहीं मानी जाती है। जबकि यहाँ अकाउंटिंग में चाहे आप कोई भी तरह की फर्म हो, आपको हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से काम करना है। दूसरा है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। ये हमें दो बातें बताता है। पहली बात तो ये बताता है कि सिर्फ वही चीजें अकाउंटिंग में रिकॉर्ड हो सकती हैं जिन्हें मनी में मेजर किया जा सके। और दूसरी बात ये बताता है कि हर एक ट्रांजैक्शन को हम मनी की फॉर्म में कन्वर्ट करके रिकॉर्ड करते हैं। मान लो हमने 10 पेन खरीदे, तो हम ये कहीं नहीं दिखाएंगे 10 पेन खरीदे, हम ये दिखाएंगे कि हमने पेन 50 रुपए में खरीदे हैं। एंट्री में आपको ये पता चलेगा 50 रुपए के पेन आए हैं, आपको ये पता नहीं चलेगा कि कितने पेन आए हैं। ठीक है। तो हर चीज को मनी की फॉर्म में कन्वर्ट करके ही रिकॉर्ड किया जाता है, एक बात तो ये। दूसरी बात, सिर्फ वही चीज रिकॉर्ड हो सकती है जिसे आप मनी में मेजर कर सकते हो। आप कितनी मेहनत कर रहे हैं ये अकाउंटिंग में कहीं दिखाई नहीं देगा। अकाउंटिंग में जिसे मनी में मेजर नहीं किया जा सकता है, सिर्फ वही चीजें रिकॉर्ड होंगी। जैसे अभी कोरोना की वजह से 6 महीने तक दुकानें बंद रही, ईयर के एंड में लॉस दिखाएगा, तो अकाउंटिंग ये नहीं बता सकती कि 6 महीने दुकान बंद रही। अकाउंटिंग बुक्स ये बता ही नहीं पाएगी कि 6 महीने बिजनेस क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसको आप फाइनेंशियली मेजर कर ही नहीं सकते कि दुकान बंद रही। ये एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है ही नहीं, ये नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन है। तीसरा, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट।
इस कॉन्सेप्ट में ये कहा गया है कि आप बिजनेस करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, तो क्या फायदा हो रहा है आपका बिजनेस बार 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 करने का? आपको कैसे पता चलेगा बिजनेस आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो, या कुछ कमियां हैं या कुछ और अच्छा हो सकता है, या आप बहुत अच्छा कर रहे हो? तो उसके लिए आपको प्रॉफिट या लॉस निकालना पड़ेगा। तो इस प्रिंसिपल में ये कहा गया है कि आपको एक पीरियड एज्यूम करना है जो कि नॉर्मली 12 मंथ्स का होना चाहिए, और जो मोस्ट एक्सेप्टेबल है वो है 1 अप्रैल टू 31 मार्च, जैसा हमारा डेप्रिसिएशन में भी होता है। इस पीरियड के बीच में, हर पीरियड के एंड में, हर 31 मार्च को आप अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स क्लोज करो, जैसे हम हर बार डेप्रिसिएशन में मशीनरी अकाउंट क्लोज करते हैं। सारे एसेट्स, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस सबको क्लोज करो। इनकम और एक्सपेंसेस को कंपेयर करके प्रॉफिट या लॉस निकालो। ठीक है, ईयर के एंड में बनती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये टर्म आप बार बार सुनेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अगर ये टर्म याद ना रहे तो इनको बोला जाता है फाइनल अकाउंट्स, क्योंकि ये फाइनली बनते हैं, जैसे फाइनल एग्जाम होते हैं ना आपके हर साल, ये फाइनल अकाउंट्स है। ये हमें हमारा प्रॉफिट या लॉस बताते हैं और हमारी फाइनेंशियल पोजीशन बताते हैं। बैलेंस शीट भी इसी का पार्ट है, एक बार हमने पढ़ा था। ये हमें बताते हैं एसेट्स कितने हैं, लायबिलिटीज कितनी हैं, कैपिटल कितनी है, और प्रॉफिट और लॉस बताते हैं हमें। तो वो कह रहे हैं कि हर 12 महीने बाद, एक अकाउंटिंग पीरियड के बाद, आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी चाहिए। जो जॉइंट स्टॉक कंपनी होती हैं उनको, जिनके स्टॉक लिस्टेड होते हैं, उनको क्वार्टरली बनानी पड़ती है। उनका अकाउंटिंग पीरियड 3 मंथ्स का होता है। और जो छोटी छोटी दुकानें हैं वो 1 साल बाद बना सकती हैं, वो उनकी चॉइस है। जनरली 12 मंथ्स के बाद क्लोज करो, ये नहीं कि बिजनेस कंटिन्यूसली करते जाओ। नेक्स्ट प्रिंसिपल है फुल डिस्क्लोजर। ये कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं अटमोस्ट गुड फेथ वाले प्रिंसिपल से मिलता है जो हमने इंश्योरेंस में पढ़ा है। ये कहता है कि फुल डिस्क्लोज, सब कुछ बताओ। अकाउंटिंग जो है वो अकाउंटिंग यूजर्स को हर एक इंफॉर्मेशन बताए जो उस यूजर के लिए जाननी जरूरी है, स्पेशली ऐसी इंफॉर्मेशन जिसकी वजह से यूजर अपने डिसीजंस पर विचार कर सकता है या डिसीजंस को चेंज कर सकता है। ऐसी सारी जानकारी आपको अपने अकाउंटिंग में शो करनी है। अगर वो नॉन मॉनेटरी है, यानी अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं हो सकती है, तो उसको आपको एक नोट बनाकर मेंशन कर देनी है। जैसे हमने किसी पर्सन की गारंटी ले ली कि वो लोन नहीं चुका पाएगा, लोन दिया किसी दोस्त ने आपके, आपने बिजनेस की तरफ से उसकी गारंटी दे दी है, तो ये तो गारंटी देना तो नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन है, इसे आप मनी में मेजर नहीं कर सकते। लेकिन इन केस आपका दोस्त पैसा नहीं दे पाता है तो आपको पैसा चुकाना पड़ेगा। तो आप पर एक ऐसी जिम्मेदारी है जो फ्यूचर में आप पर पड़ सकती है। तो ऐसे में जो आपके इन्वेस्टर्स होते हैं वो ऐसी इंफॉर्मेशन आपसे चाहते हैं कि आप उनको बताएं, तो ये कहीं अकाउंट, इसकी कोई एंट्री तो नहीं हो सकती। तो इस वजह से इसको नोट्स के तरीके से लिख दिया जाता है कि हमने इस पर्सन की इतने रुपए की गारंटी ली हुई है। कोई भी चीज छुपानी नहीं है, हर एक चीज डिस्क्लोज करनी है। नेक्स्ट है मेटीरियलिटी प्रिंसिपल। कॉन्सेप्ट समझ लो, सॉरी प्रिंसिपल वर्ड नहीं यूज करना है। मेटीरियलिटी प्रिंसिपल, ये कॉन्सेप्ट, ये जस्ट इसको थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट बनाता है। कई बार कहा जाए तो इसका कॉन्ट्रडिक्टरी है। मेटीरियलिटी प्रिंसिपल कहता है छोटी छोटी बातें डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वही चीज आप डिस्क्लोज करें जो मैटर करती हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे स्टेशनरी पे अगर आप खर्च कर रहे हो तो वो हमारा एक्सपेंस है या बैलेंस या हमारा एसेट है। अगर आपको ध्यान हो तो लेजर्स में, स्टेशनरी में मैंने आपको बताया था कि आप P&L अकाउंट भी ले सकते हो और बैलेंस करेक्ट डाउन भी ले सकते हो। अगर आप उसे एसेट ट्रीट कर रहे हो तो बैलेंस करेक्ट डाउन हो जाएगा, और अगर आप एक्सपेंस ट्रीट कर रहे हो तो P&L अकाउंट आएगा। तो ये कैसे डिसाइड हुआ हमारा एक्सपेंस है या एसेट है? तो ये प्रिंसिपल कहता है कि अगर आपका हैवी एक्सपेंडिचर होता है स्टेशनरी में, जैसे हमारे स्कूल में होता है, तो उसे आप एसेट की तरह ट्रीट करो। लेकिन अगर आपका बहुत छोटा एक्सपेंडिचर है उस पर, नाम मात्र, बहुत छोटा, बहुत मामूली सा है ना, जिसमें आप साल भर में 1000-2000 रुपये खर्च कर रहे हो लाखों के बिजनेस में, तो
तो ऐसे में उसे एक्सपेंस मान के चलो, उसे एसेट ट्रीट मत करो। और स्टेशनरी खरीदते वक्त ये बताने की जरूरत नहीं है आपने पेन खरीदे, पेंसिल खरीदे, इरेजर खरीदा, आप स्टेशनरी अकाउंट को डेबिट करो। पेन अकाउंट, इरेजर अकाउंट, स्टेशनरी ये सब डेबिट करने की जरूरत नहीं है। ये छोटी छोटी बातें जिसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है उसे डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ मटेरियल चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टर्म यहाँ पे भी इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पर भी, ओनली मटेरियल थिंग्स शुड बी डिस्क्लोज। मटेरियल का मतलब जो बहुत इंपॉर्टेंट है उनको